बात कर रहे हैं चीन के बाज़ारों की और आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे बाज़ारों में इतनी उथल पुथल है और ऐसे में चीन के बाज़ारों के बारे में बातचीत क्यों हो रही है। अब यहाँ पर इसकी जो अर्थव्यवस्था है यानी चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेकर चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से तो इस तरह के बाज़ार का डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने Q2 की जीडीपी ग्रोथ देखी है लगभग 5.2% बताई जा रही है। अब ऐसे में मध्यम अवधि के लिहाज से थोड़ी सी चिंता ज़रूर रहेगी आपको चीन के बाज़ारों में, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से टैरिफ प्रेशर के बावजूद भी इस तरह के जीडीपी नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरह का FIIs का इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या दर्शाता है? और उससे भी बड़ी बात फंड्स के प्रदर्शन जो ये होल्ड कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक कहानी कहलाते हैं। कैसे देखना चाहिए मोड़ और माहौल चाइना के बाजारों को लेकर? क्या कहती है अर्थव्यवस्था, क्या कहता है आपका पोर्टफोलियो में मुनाफा? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं से अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तरुण बिरानी फाउंडर हैं, CEO हैं TBNG कैपिटल एडवाइजर्स के। सुनील सुब्रमण्यम मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल तरुण, अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन किन किन सेक्टर्स में है चीन के बाजारों में, उस पर अगर आप फोकस कर पाए, उसके बाद हम फंड स्पेसिफिक बातचीत भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो हम अंडर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं वो अब कहाँ पे किन किन पॉकेट्स में है चीन की अर्थव्यवस्था और बाजार में? तरुण थैंक यू। सबसे पहले आई थिंक जो सुनील जी ने बोला आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है लास्ट 25 साल से चीन का मार्केट जहां 25 साल पहले था आज वहीं पे है। मतलब एक्चुअली मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं हुई है वहां पे 25 साल में। सो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा वहीं होती है जहां पे पी मल्टीपल्स ऑल टाइम लो पे हैं, ऑल टाइम लो पे हैं एवरेज से, एज वेल एज लास्ट 4 से 5 साल में जहां पे पास्ट रिटर्न्स बहुत कम है। तो वो एक हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी लगती है बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पे ब्लड इन द स्ट्रीट होता है। और जब ब्लड इन द स्ट्रीट होता है इन्वेस्टर के लिए, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बढ़िया टाइम होता है। $13,000 की जी पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन इकोनॉमी। आई थिंक चीन एक बहुत बढ़िया मार्केट है फॉर एनी कंजम्पशन ओरिएंटेड थिंग। बट चीन की अपनी दिक्कत है। आपने सेक्टर्स के बारे में पूछा तो आज जो टेक्नोलॉजी में लीडरशिप जो चाइना दिखा रहा है, बिलीव इट और नॉट, वो एक अलग ही लेवल पे काम चल रहा है। आप ईवी सेक्टर में देख लीजिए, आप बहुत सारे जितने भी टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेक्टर्स हैं वहां पे चाइना की लीडरशिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक ये आज अचानक से नहीं हुआ है, इसके लिए काम काफी 7 से 10 साल से अंदर चल रहा था। तो विच वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन हैपनिंग देयर। डिफेंस सेक्टर सब में वहां पे बहुत काम हो रहा है। तो इसलिए अब लग रहा है कि वहां पे ये सेक्टर्स और आपका रिन्यूएबल सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, ऑल दीज सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर। बट कंजम्पशन, मैं कंजम्पशन सेक्टर देख रहा था और जैसा सुनील जी ने बोला इंडिया और चाइना को हम हमेशा कंपेयर करते हैं। बट जस्ट मैं देख रहा था वहां की सैमसोनाइट आज 13 से 14 टाइम में मिलती है, जो लगेज कंपनी। वही कंपनी इंडिया की टॉप लगेज कंपनी आज 50 से 70 के पी लेवल पे चलती है और इनका डिविडेंड यील्ड 2 से 3 टाइम्स % पे चल रहा है। जबकि आई थिंक एयर कंडीशनिंग कंपनीज वहां पे 12-13 टाइम्स में मिल रही है, यहाँ 35-40 टाइम पे मिल रही है। सो नो डाउट ग्रोथ यहाँ ज्यादा होगी, वहां पे ग्रोथ हो चुकी है। बट फिर भी इतना डिप्रेस्ड मार्केट अगर इन्वेस्टर को मिल रहा है तो मुझे लगता है कंजम्पशन स्टोरी बहुत सेफ है। वहां पे मतलब कोई भी आ जाए, कोई रोक नहीं सकता है बिकॉज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वहां कम होता है। बट मुझे लगता है कि ईवी सेक्टर इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर। जिनको हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो लोग वो सब सेक्टर में जा सकते हैं, टेक चलिए, एनेबल्ड। लेकिन जाया कैसे जाए, निवेश कैसे किया जाए? और पूरा एक बेस तो हमने समझ लिया वहाँ की अर्थव्यवस्था का और इस पे तेजी के पीछे क्या कारण है, लेकिन निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं हमारे दर्शक? इस पर बातचीत करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
और राइट, चलिए हम बात कर रहे हैं चीन के बाजारों में कमाई के मौके हैं, और ऐसे में सुनील सर अब ये बताइएगा कि म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस भी हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुमकिन हो पा रहा था दर्शकों का, निवेशकों का एक्सपोजर लेना, लेकिन अब मेरे ख्याल से जो नियम आ गए हैं, जो कैपिंग लग गई है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से अब नया निवेश तो आप नहीं कर पाएंगे। अब कहाँ कैसे मौके अब जो मिल रहे हैं उनको भुना पाएं सुनील सर, कैसे निवेश कर पाए, कहाँ पैसे लगाया जाए? तो पहले मैं एक गलती किया था, मैं उसको मान लेता हूँ कि मार्च में मैंने बोला कि 1.2 ट्रिलियन या 1.2 बिलियन है। जी वो गलती से मेरे मुंह से ट्रिलियन निकल गया। जी, कोई बात नहीं। हाँ बड़े बड़े था, 1.2 बिलियन डॉलर एफआईएस ने निवेश किया था। जी तो अब क्या है कि इनके तीन रास्ते हैं निवेश करने के लिए। अभी भी कुछ एक दो म्यूचुअल फंड इस नियम के बावजूद एसआईपी को अलाउ कर रहे हैं। तो मेरा एक सलाह है कि ऐसी फंड्स में आप एसआईपी जरूर शुरू कीजिए, एक डाइवर्सिफिकेशन तौर पर। कौन से फंड है वो आपको देखना चाहिए। सेकेंड चीज है कि एलआरएस एक स्कीम है जहां पे आप क्वार्टर में $250,000 हर व्यक्ति, और फैमिली में 4 मेंबर है तो $1 मिलियन तक आप बाहर जाके डायरेक्ट स्टॉक सब खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको चीन के स्टॉक मार्केट, हांगकांग में मार्केट में जाना मेरे ख्याल से यहाँ पे सकते हैं, जी वो एक सेकेंड रूट, जी राइट। जी तीसरी रूट मैं कहूंगा है कि गिफ्ट सिटी अभी जो खुला है, वहां पे कोई म्यूचुअल फंड अभी बाहर इन्वेस्टमेंट वाले फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। आप तो एक आंख ओपन रखिए और देखिए कि किसी ने अगर एक इमर्जिंग मार्केट फंड या फिर एक चाइना बेस्ड ईटीएफ या इंडेक्स फंड ने लॉन्च किया गिफ्ट, तो उसके जरिए जरूर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट सिटी में इनका एक्सेप्शन होता है और उधर भी आप एलआरएस स्कीम के लिमिट को यूज करके बाहर निवेश करते हैं। तो मेन थिंग है कि एलआरएस को यूज करना चाहिए आपको, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। ओके, तरुण आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? तो मोर और लेस अलाइंड है। एलआरएस रूट अभी सबसे ज्यादा स्केलेबल है, बिकॉज उसी के थ्रू आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज बाकी सारे रूट में आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन है। सो इस कारण से उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। एक जो बहुत यूनिक चीज है, इंडिया और चाइना अनकोरिलेटेड मार्केट है, सो वो नॉन कोरिलेशन हमें बहुत अच्छा लगता है। सो इस कारण से जब इंडिया इस दिशा में चल रहा है तो चाइना अलग दिशा में चलता है। तो मैं समझता हूँ कि अनकोरिलेटेड मार्केट्स हमेशा इन्वेस्टर के लिए रियल डाइवर्सिफिकेशन वही होता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर कैन लुक एट इट, और ईटीएफ्स और वहां के इंडेक्स फंड्स इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। बाकी काफी ऐसे फंड्स हैं, ग्लोबल फंड्स हैं, जिसमें इमर्जिंग मार्केट का एक्सपोजर होता है 10-20-30% के आसपास। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इट वुड बी अ गुड वे टू किक स्टार्ट विद सच फंड, जिसके अंदर आपको 20-30% क्वाजी इमर्जिंग मार्केट एक्सपोजर मिलता है। तो उसके कारण से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर बेनिफिट कर सकता है इसके करीब। और राइट, चलिए तो एक्सपोजर के लिहाज से अगर आपको दिलचस्पी है चाइना के बाज़ार में, तो ये तमाम विकल्प और ये अर्थव्यवस्था की तस्वीर जो हमारे एक्सपर्ट से सामने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का समय दिया और इस चर्चा में जुड़े।